प्रिय साथियों, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 3 विद्युत रसायन के अंतर्गत प्रश्न। और यह अध्याय जो है ये 5 अंक का है और इसमें से 5 अंक का एक ही प्रश्न आएगा। तो इसमें सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये 5-5 अंक के ही आएंगे। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न कौन सा दिया देखिए। पहला जो प्रश्न है 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तो पूछा है कोलराज के नियम को परिभाषित कीजिए, यानी यहाँ पे सिर्फ आपको परिभाषा देना है। और इसका बी पार्ट पूछा है 0.025 मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स का मतलब है मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर है तो यहाँ से हमको हिंट मिलती है कि यह है सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन है। मिथेनोइक अम्ल मतलब HCOOH, जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, IUPAC नाम है, की चालकता 46.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो यहाँ पे ये चालकता जरूर लिखा है, लेकिन ये जो मात्रक है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक है मोलर चालकता का। और मोलर चालकता का मात्रक होने के कारण ये जो मान है ना, ये चालकता नहीं, ये मोलर चालकता का मान दिया है। और पूछा है इसकी वियोजन की मात्रा यानी अल्फा का मान एवं वियोजन स्थिरांक यानी K का परिकलन कीजिए, यानी ज्ञात करना है। और दिया है हमको लेमड़ा m इनफाइनाइट H प्लस बराबर 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पर m प्रश्न बैंक के प्रश्न में तो दिया नहीं था, लेकिन हमने यहाँ m लिखा है क्योंकि हमको मालूम है कि मोलर चालकता का मात्रक है, इसलिए m लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवं लेमड़ा m इनफाइनाइट SCOO माइनस बराबर 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो बड़ा लेमड़ा हम उपयोग करने वाले हैं ये आयनों के लिए, और एक छोटा लेमड़ा आएगा वो उपयोग करेंगे एक अणु के लिए। जैसे मिथेनोइक अम्ल है तो इसके लिए उपयोग करेंगे छोटे लेमड़ा का। तो हाल फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि जो कोलराज का नियम है ए पार्ट, उसको देखते हैं कि क्या है। तो कोलराज के नियम को समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत अपघट्य है AB। अगर इसको आयनों में तोड़ेंगे तो इसके 2 आयन मिलेंगे, A+ और B-। ठीक है। अगर हम इसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं तो किसी भी विद्युत अपघट्य की, यानी AB एक विद्युत अपघट्य अगर है तो विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। एक बात यहाँ समझ लेना, अगर आप तुल्यांकी चालकता के रूप में परिभाषा देना चाहते हो तो दे सकते हो, तब तो यहाँ EQ आएगा, इक्विवेलेंट। लेकिन हम मोलर चालकता के रूप में दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे M लिया है हमने। और हमारा बी पार्ट भी मोलर चालकता के रूप में ही है, मोल इनवर्स वगैरह मात्रक इसका दिया है, ये देखिए। तो इस तरह से हम मोलर चालकता के रूप में ही इसको परिभाषित करते हैं। तो हम कहेंगे कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होती है, इसके जो संघटक आयन हैं धनायन और ऋणायन, संघटक आयन जो धनायन और ऋणायन है, इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कौन? विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है। तो इस तरह से परिभाषा है, बहुत सिंपल है। और इस परिभाषा को देने के बाद यहाँ 2 चीज़ें आई है तो उसका परिचय हम दे देते हैं। तो ये A+ और B- है, तो A+ लेमड़ा m इनफाइनाइट A+ जो है ये धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, और B- लेमड़ा m इनफाइनाइट B- जो है वो ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। तो सिंपली परिभाषा को याद करना, 2 नंबर के लायक ये परिभाषा है, और इसको हमने इस तरह से फार्मूले के रूप में जमाया। अच्छा, मैंने जो आपको बताया कि जो AB है तो ये छोटा लेमड़ा दिख रहा है आपको, तो ये विद्युत अपघट्य के लिए उपयोग करेंगे, और जो बड़े लेमड़ा दिख रहे हैं यहाँ पर ये हम आयनों के लिए उपयोग करेंगे। तो ये A पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ हमारा B पार्ट है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन C का मान दिया है 0.025 मोल प्रति लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स। साथ में मोलर चालकता दी है लेमड़ा MC, मोलर कंडक्टिविटी बराबर 46.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साथ में लेमड़ा m इनफाइनाइट H+ का मान दिया है 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लेमड़ा m इनफाइनाइट का मान दिया है HCOO माइनस के रूप में 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह से मान दिया, और 2 बातें पूछी है। एक तो वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा का मान पूछा है, और दूसरा वियोजन स्थिरांक यानी K का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम वियोजन की मात्रा अल्फा का मान
ज्ञात करेंगे और इसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है अल्फा बराबर, यानी वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लेमड़ा एम सी अपॉन लेमड़ा एम इनफाइनाइट। अब आपके प्रश्न में यहाँ पर लेमड़ा एम सी का मान तो दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेमड़ा एम इनफाइनाइट, और ये पता करने के लिए आपको कोलरॉश का नियम लगा के इसका मान निकालना पड़ेगा। तो कोलरॉश के नियम से लेमड़ा एम इनफाइनाइट SCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल बराबर लेमड़ा एम इनफाइनाइट H प्लस, क्योंकि ये दो भागों में टूटेगा तो यहाँ से ये टूटेगा H प्लस और HCOO माइनस। ठीक है, तो लेमड़ा एम इनफाइनाइट H प्लस प्लस लेमड़ा एम इनफाइनाइट SCOO माइनस। तो छोटा लेमड़ा जो है वो विद्युत अपघट्य के लिए और बड़े लेमड़ा जो दिख रहे हैं यहाँ पर वो हमने आयनों के लिए लिए। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों के मान आपको दिए हुए हैं, सिंपली आपको ये मान उठा के यहाँ पे रख देना है, दोनों के मान रख के दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये आएगा 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इन दोनों के जो मात्रक रहेंगे वही मात्रक इसका आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास लेमड़ा एम इनफाइनाइट SCOOH का मान आ गया। अब SCOOH को फार्मूले में हम नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे लेमड़ा एम इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सूत्र है वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लेमड़ा एम सी अपॉन लेमड़ा एम इनफाइनाइट, तो यहाँ हम लेमड़ा एम सी का मान रख देते हैं 40.15 बटे लेमड़ा एम इनफाइनाइट का मान अभी हम लाए हैं 404.2। अब यहाँ दशमलव को अगर थोड़ा सॉल्व करें तो दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है और दशमलव के बाद नीचे 1 अंक है। तो दशमलव के बाद ऊपर 2 और नीचे 1 अंक है, मतलब दशमलव के बाद ऊपर 1 अंक ज़्यादा है, 1 अंक ज़्यादा है। तो ऊपर 1 अंक ज़्यादा है तो नीचे एक 0 लगा देंगे। समझना इस बात को, दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है। ठीक है, या इसको ऐसे समझ लो कि ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो कहाँ कितना कम है, तो नीचे 1 अंक कम है तो एक 0 लगा दो। ठीक, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो। और इसमें जब इसका भाग देंगे तो ये मान मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है अल्फा बराबर 0.114 लगभग। इसके आगे भी और मान आएगा, हमने लगभग लिख दिया है 0.114। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा का मान। अब हमको निकालना है वियोजन स्थिरांक, यानी कि K का मान निकालना है। और K का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C का मतलब है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, और अल्फा अभी हमने जो निकाला है वियोजन की मात्रा। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास है। अब इस फार्मूले में अगर हम मान रखते हैं तो C का मान हमारे पास शुरू में हमने लिखा था 0.025 गुना अल्फा का मान हमने अभी निकाला है 0.114। तो यहाँ से हम 2 अंकों तक उठा लेते हैं 0.11। तो अल्फा का मान यहाँ रख देंगे, उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का मान हमने लिया है 0.11। ठीक है, उसके बाद में 0.025 इसको हमने जैसा का वैसा रखा है गुना 0.11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, इसका 2 बार गुणा करते हैं तो ये आएगा 0.0121। ठीक है, 11 का स्क्वायर आपको मालूम है 121 होता है, और 4 अंक के पहले दशमलव लगाना था तो एक 0 लगा के दशमलव लगा दिया, और घटाना है नीचे 1 में से 0.11, तो ये आएगा 0.89। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, गुणा आएगा ये 0.0003025 और बटे में है 0.89। अब इसका भाग, इसमें इसका भाग देना है तो ये आपको थोड़ा करके देखना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट इसका भाग लिख दिया है 0.00034 लगभग, यानी इसके आगे और मान जाएंगे। अब ये भी हमारा आंसर हो गया, लेकिन अगर हमको 10 की घात के रूप में लिखना है तो इसके लिए हम दशमलव को राइट साइड में लेके जाते हैं, 3 के बाद लेके जाते हैं। तो हम कितने अंक आगे जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4,
4 अंक आगे जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, तो दशमलव हमारा यहाँ आ गया तो ये हो गया 3.4 गुना हम राइट साइड में गए हैं 4 अंक, और राइट साइड में जाने के कारण 10 की घात -4। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते तो 10 की घात +4 होता। तो इस तरह से ये आ गया वियोजन स्थिरांक k का मान। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका चित्र बनाना है और चित्र बना के हमको करना है वर्णन। तो ये इसका चित्र है। इस चित्र में क्या क्या किया है वो आप देख लीजिए। इसमें एक पात्र है, कांच का बर्तन हो सकता है, और इस पात्र में हमने प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती ली है। इस तरह से आयताकार ली है, प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती। तो ये प्लेटिनम की पत्ती है यहाँ पर, और इस प्लेटिनम की पत्ती का कांटेक्ट हमने प्लेटिनम के तार से कर दिया। ठीक, उसके बाद में इसके ऊपर हमने एक इस तरह से कांच का जैकेट लगा दिया है ये, और ये जो यहाँ से जो पार्श्व भाग जिसको कहते हैं, यहाँ से जो जगह खाली है, यहाँ से हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर जो गैस हम लेंगे वो हाइड्रोजन गैस लेना है, और वो भी शुद्ध हाइड्रोजन गैस लेना है। इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, और ये गैस 1 ATM यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती है, इसको 1 मोलरता के यानी 1 मोलर सांद्रता के HCl के विलयन में डुबा के रखा है। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद, इतनी व्यवस्था करने के बाद, जब हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन गैस, यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस आपको दिखेगी नहीं, और ये इस तरह से राउंडेड होता है। ये जो कांच का जैकेट जो है ये राउंडेड होता है, ठीक है, बेलन के आकार का होता है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस जाएगी, यहाँ से तो दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे ही वो विलयन के अंदर प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद आपको बुलबुले दिखाई देंगे। तो कुछ हाइड्रोजन गैस जो है वो प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित हो जाएगी। अधिशोषित होने का मतलब है ये एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ पर आएगी। तो कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित हो जाएगी, और बची हुई हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में, ये जो कांच की नली या कांच का जैकेट है इसमें बारीक छिद्र होते हैं, इस छिद्र में से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हमने लिखा है निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। तो अगर आपने ये समझ लिया है मैंने जो बताया, तो इसका वर्णन आप अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। देखिए वर्णन क्या है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की एक पत्ती होती है जो 1 मोलर सांद्रता के HCl के विलयन में डूबी रहती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो। यहाँ कांच की नली से ढकी रहती है, नली में से शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाता है तथा शेष बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाता है। फलस्वरूप अधिशोषित हाइड्रोजन, यहाँ पे जो अधिशोषित हुई है हाइड्रोजन गैस एवं ये जो 1 मोलरता का HCl का विलयन है, दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक अर्ध सेल होता है, जिसको जब किसी अर्ध सेल के साथ जोड़ते हैं तो वो पूर्ण सेल बनता है। और इसका जो मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का जो मान होता है वो स्वेच्छा से 0 माना जाता है या लिया जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब एक बात यह है कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, ये परिस्थिति के अनुसार कभी एनोड की तरह काम करता है तो कभी कैथोड की तरह काम करता है। जब ये एनोड की तरह काम करेगा और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया जब होती है तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो हमने लिया हाइड्रोजन गैस।
अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनेगा 2H प्लस एक्वस। एक्वस मतलब एक मोलरता के HCl के विलयन में ये आयन चले जाएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी उल्टी दिशा में धारा बहेगी। तो ये हमने देखी ऑक्सीकरण की क्रिया, क्योंकि एनोड जो होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ध्यान रखना इस बात को। और जब इसको हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह उपयोग करेंगे, तो जब हम इस इलेक्ट्रोड को किसी अन्य इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो इसको बाईं ओर जोड़ते हैं। एनोड की तरह जब उपयोग करते हैं तो इसको बाईं ओर जोड़ते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड को सेल में बाईं ओर निम्न प्रकार दर्शाते हैं। अब इसको दर्शाने का तरीका क्या है, देखो दर्शाने का तरीका है, हमारे पास प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, कॉमा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर या प्लेटिनम की पत्ती है, इस पर हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित कर रहे हैं, तो अर्धसेल। तो इससे बन रहा है H प्लस, दो बन रहा है तो दो से दो नहीं लिखा तो चलता है, H प्लस बन रहा है जो कहा जाएगा एक्वस यानी जलीय विलयन में एक मोलरता के HCl के एनोड पर। लेकिन अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह उपयोग करते हैं तब उस स्थिति में एनोड पर जो अभिक्रिया हुई उसकी उल्टी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इसको हम उल्टा लिख देंगे 2H प्लस एक्वस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ का तीर का चिन्ह उत्क्रमणीय का चिन्ह है ये, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और कैथोड जो है, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो इसका उल्टा लिख देना यहाँ पर। इस इलेक्ट्रोड को सेल में दाईं ओर निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो ये जो हमने दर्शाया है इसी को हम उल्टा लिख देंगे। देखो H प्लस एक्वस एक मोलरता के HCl के विलयन में है, अर्धसेल प्लेटिनम के पत्ती पर हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसी को उल्टा लिखना है। आप इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हो, तो सेम उल्टा दिखाई देगा वो। ठीक है, तो इस तरह से एनोड पर होने वाली अभिक्रिया अगर आप याद कर लेते हैं तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका मानक अपचयन विभव जो है वो स्वेच्छा से 0 माना जाता है। तो इस तरह से हमने 5 अंक के 2 प्रश्न देख लिए इस वीडियो में, बाकी प्रश्न हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।